वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? यस। ग्रेट ग्रेट। तो कौन सा टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे और कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। डेटा स्ट्रक्चर पर बात चल रही थी और टॉपिक चल रहा था एरे। पहले कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए, है ना? फिर स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? अभी तक डेटा स्ट्रक्चर में जितना भी पढ़ा, है ना, वहां से अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए। विक्रम कुमार बेटा, क्लास की टाइमिंग 7 है ना? तो अगर कोई चेंजेस होते हैं टाइमिंग में तो मैं नोटिफिकेशन में बता देता हूं आपको। पर अगर कोई चेंजेस नहीं है तो आप प्लीज 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 7 o'clock पे आ जाइए। ठीक, जैसे कि आप आ गए हैं, पंचुअल हैं आप, नो डाउट। शशि यादव, एनी डाउट? अभिषेक कुमार विशेन, एनी डाउट? अमन कुमार बेटा भी उस पर आएंगे, है ना? अभी तो वो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। राजेश गुप्ता, गुड इवनिंग। कोई डाउट नहीं है। लिंक लिस्ट हिमांशु राज अभी नहीं पढ़ाया है ना? जो पढ़ा चुके हैं उसमें से कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आगे बढ़ जाएं, शुरू करें आज के सेशन को। इफ नो एनी डाउट टिल येट। सर, कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा कैसे समझता है? इसके अंदर क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो लेट मी गो इनसाइड द कंप्यूटर फर्स्ट, है ना? इसके अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए। काफी बारीक क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। मशीन है ना? कंप्यूटर बनाया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और कंप्यूटर किस पर बेस्ड है? डिजिटल सर्किट पर बेस्ड है ना? इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड है। और आईसीज या डिजिटल सर्किट हमारा क्या समझता है? 0 1 ही समझता है। लेकिन इसीलिए तो 0 1 को डिजाइन करने वाले कम हो गए, क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क टू मेक अ प्रोग्राम, टू मेक इंस्ट्रक्शंस इन 0 1। इसीलिए तो हम कंपाइलर का यूज करते हैं, इसीलिए तो हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, इसीलिए तो हम आस्काई का यूज करते हैं, ताकि कोई हमारी बात को, कंप्यूटर को समझा पाए। हम लोग को ये बातें नहीं आती 0 1 कैसे करेंगे, है ना? जब बुलियन अलजेब्रा में आएंगे वहां पर जरूर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिजिटल सर्किट में जरूर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन नॉर्मली इंसान को इसकी बारीकियों के बारे में नहीं पता, है ना? वो कंप्यूटर को ही पता है कि वो कैसे ट्रांसलेट कर रहा है, 0 1 कैसे हो रहा है। आप बटन दबाते हैं, पंखा चल जाता है, कैसे? कभी पूछा नहीं आपने? अंदर ऐसी तारे जोड़ने से कैसे पंखा चल रहा है? तारे जोड़ दी, बिजली आ गई, पंखा चल गया, मजा ही मजा, है ना? पहले ये देखो कि वो कैसे हो रहा है। तो किसी भी चीज को बहुत बारीकी से जानने के लिए आपको उसकी बहुत इन डेप्थ पर घुसना होगा। नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन यहां फंडामेंटल है कि नॉलेज भी मिले और पेपर भी निकले। यस, बिल्कुल सही बात है। जैसे वोल्टेज में 1 और 0 होएगा, है ना, वैसे ही कंप्यूटर में भी 0 1 बाइनरी नंबर्स का यूज होता है, नो डाउट। अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा जब पास्कलीन बनाया गया, जब एबाकस बनाया गया, जब उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, है ना? और आजकल हम लोग इन्हीं का यूज कर रहे हैं, पास्कल, एबाकस। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स पर रिसर्च चल रही है कि उन्होंने आखिरकार काम किया कैसे। और उसी के बेसिस पर तो क्वांटम टेक्नोलॉजी बनाई गई, जो आज यूज हो रही है ब्रेन मैपिंग के लिए, क्वांटम। तो वो जो करके छोड़ चुके हैं, जिस पर दुनिया हंसती थी, आज उसी पर रिसर्च चल रही है कि उन्होंने जो जो बना के छोड़ दिया, तब उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी और आज उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यस, चलो।
तो बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर पर। हम लोगों ने डिस्कशन किया था एरे को लेकर, एरे के साइज को लेकर, एरे के इंडेक्स को लेकर, एरे के लेंथ को लेकर, और इस पर हम लोग 25 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे। अब आ चुका है आपके सामने 26 नंबर का क्वेश्चन, थोड़े और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। बताइए, बेसिक टू एडवांस कहा था, है ना? अभी तक तो बहुत बेसिक चल रहा था, आज आपको एडवांस भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, सब मिलेगा। बताइए, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरे इज फॉल्स? एरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इट रिक्वायर्स एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक्स टू बी कंजिक्यूटिव। क्या यहां पर मेमोरी को ब्लॉक्स के फॉर्म में कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है? यस, है ना, एक के बाद एरे, यही एरे होता है। अ सिंगल एरे कैन स्टोर बोथ इंटीजर एंड फ्लोट। क्या एक ही एरे में इंटीजर और फ्लोट दोनों हो सकता है? नहीं, सिमिलर डेटा टाइप ही होंगे, यानी सेकंड गलत हो गया और यही आंसर हो गया। इट कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट स्टैक एंड क्यू। हाँ, एरे की मदद से स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? जी हाँ, ये लीनियर है। समझ में आ गया? एरे की डेफिनेशन क्या है कि एक ही प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर कर सकते हैं, सिंगल डेटा स्ट्रक्चर। या तो इंटीजर कर सकते हैं या तो फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन क्या दोनों को स्टोर कर सकते हैं एक साथ? नहीं, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। वेरी गुड। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाई एन एरे? a-3 कॉलन 10 5 कॉलन 12। बताइए, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कह रहा है हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे। ये जो एरे है इसमें कितनी वैल्यूज को हेल्ड करेंगे? आपने कहा सर ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखा नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है एरे का। अब जरा देखो कैसे होगा। क्या एरे के साइज को n-1 से हम इंडिकेट करते हैं? यस या नो? n-1 लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो n-1 होगा। यस, n-1 का मतलब क्या होता है? लास्ट वाला एलिमेंट माइनस पहले वाला एलिमेंट प्लस 1, लास्ट वाला एलिमेंट माइनस पहले वाला एलिमेंट प्लस 1। क्यों? अगर हम माइनस और प्लस करते हैं तो क्या उसकी वैल्यू 0 आ जाती है? यस। क्या इसको n नंबर से डिनोट कर सकते हैं? यस। तो आंसर क्या होगा? देखो 112। सर आया कैसे? इधर आओ। अगर a में जो पहला नंबर है -3 कॉलन 10, मैंने क्या कहा? बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस 1, फिर बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस 1, और दोनों का जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे सर? देखो, इफ द एरे हैज साइज n, कह रहा है मान लीजिए कि इस एरे का साइज क्या है? n है। द लास्ट एलिमेंट विल बी एट इंडेक्स n-1। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो किससे इंडेक्स होगा? n-1 से। ये बात तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? क्या दिया हुआ है? 3:10, -3:10। मैंने क्या बोला? बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद वाला क्या है? 10, माइनस पहले वाला क्या है? -3 प्लस 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 10 + 3 + 1 क्या हो जाएगा? 14। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ, यस या नो? याद क्या रखना है? बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस 1। फिर से बोलो, बाद वाला क्या है? 10, माइनस पहले वाला क्या है? 3, माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। 10 + 3 + 1 क्या हो गया? 14। बोलो, इसमें से क्या बात समझ में नहीं आई? अभी ये पूरा नहीं हुआ है, पहले इस लाइन का मतलब बता दो जो हमने ये लिखा है, क्या ये समझ में आया? यस या नो? तो इस लाइन में हमने क्या समझा? बाद वाला क्या है? 10, पहले वाला क्या है? -3, बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो गया? 10 + 3 + 1 दैट इज 14। अब क्या कॉमा के बाद में कोई और नंबर भी गिवन है? यस सर, इसमें भी यही अप्लाई करो।
बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस 1, क्या आएगा सर 12 माइनस 5 प्लस 1। और 12 माइनस 5 प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 13 माइनस 5। 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा 8। पहले वाले को सॉल्व किया तो 14 आया, दूसरे वाले को सॉल्व किया तो 8 आया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एरे में हम क्या करते हैं रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, यही तो है रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। 14 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आ जाएगा 112। बल्ले बल्ले, समझ में आया यस या नो। अब क्वेश्चन ये उठता है सर यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों हुआ कि बाद वाला माइनस पहले वाला प्लस 1। एक एरे का साइज कितना होता है n, है ना। एक एरे कितना भी बड़ा हो सकता है, क्या ये डेफिनेट है सर इंडेफिनेट है। n में अगर हम -1 करें और +1 करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मुझे बताओ। अगर n में -1 कर दें और +1 कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है सर। -1 +1 क्या हो जाएगा कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा n। तो n को लिखने का जो तरीका है वो क्या है n -1 +1, जिसको हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं बाद वाला माइनस पहले वाला +1। खत्म कहानी, है आसान सा तरीका। यस या नो समझ में आया तो एक बार यस सर लिख दो, सर समझ में आ गया। वाकई में समझ में आया। आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे, बताओ हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे ए -4:9, 6:11। एक सरणी है, एक एरे है जिसमें ए वैल्यू गिवन है, एक एरे है जिसका नाम ए है, -4:9 है, 6:11 है। में कितने मान रख सकते हैं, कितनी वैल्यूज रख सकते हैं इस एरे में। तो आपने कहा सर बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। बाद वाला माइनस पहले वाला +1, बाद वाला माइनस पहले वाला +1, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि रोज इनटू कॉलम्स होता है। तो 9 - 4 +1 क्या आ गया 9 - 4 +1। 4 किसका है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 9 + 4 +1 कितना आ गया 14। बाद वाला माइनस पहले वाला +1, 11 - 6 +1 क्या आ जाएगा 12 - 6 बराबर 6, और 14 में 6 मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 84। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर। मजा आया या नहीं आया, क्या ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी। कोई मेथड याद ही नहीं रखना है, बस सिर्फ एक मेथड याद रखना है, क्या बाद वाला माइनस पहले वाला +1, बस खत्म, टाटा बाय बाय, कहानी खत्म। ठीक, आगे बढ़ जाओ। इन ऑर्डर टू स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड डैश डायमेंशनल एरे। मैट्रिक्स को संग्रहित करने के लिए हमें कितने आयामी सरणी की आवश्यकता होती है बताइए। क्या मैट्रिक्स का मतलब रोज एंड कॉलम्स होता है, यस सर। अगर मैट्रिक्स का मतलब रोज एंड कॉलम्स हैं तो यहां पर 2 डायमेंशनल एरे की बात हो रही होगी, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। अब इसको आप समझ भी लीजिए, ये जो टेबल गिवन है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, क्या ये एक मैट्रिक्स है, क्या इसमें रोज और कॉलम्स दोनों हैं, तो ये मैट्रिक्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट, कंसीडर द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल एस 4 बाइट। कह रहे फ्लोट जो है वो 4 बाइट का है, ठीक है। इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ फ्लोट इज 100, then the address of fourth cell is question mark। बताओ अरे वाह, बड़ी जल्दी निकाल लिया आप लोगों ने। कह रहा है बेस है 100। जरा ध्यान से सुनो कैसे आपने किया इस क्वेश्चन को। आपने कहा सर यहां पर जो आंसर आएगा वो तो आएगा 112, है ना, लेकिन आया कैसे पहले हम देखते हैं। ओरल अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे पहले ये बता देते हैं। कह रहा है बेस एड्रेस 100 है और फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट का है। बेस अगर
हमारा 100 है, तो एक का मान क्या हो गया 100, कितने बचे 3 और बचे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा क्या आ जाएगा 12, 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 112। ठीक, ये तो हो गई शॉर्टकट, लेकिन पहले इसको लॉन्ग कट करके बताते हैं कि ये आया कैसे। कह रहा है कितने बाइट का है, 4 बाइट का एरे है, तो हमने क्या लिखा 1 2 3 4, 4 बाइट का एक एरे बना लिया। कह रहा है पहला वाला जो है बेस एड्रेस जो है वो 100 है, बेस 100 रख दिया। अगर 4 बाइट का डिफरेंस है, फोर्थ सेल है ना, किस सेल की बात हो रही है, देन द एड्रेस ऑफ द फोर्थ सेल। अगर 4 बाइट का डिफरेंस है तो पहला 100 होगा 100, दूसरा 104 होगा, तीसरा 108 होगा और चौथा 112 होगा। बोलो यस या नो। तो फोर्थ वाले का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 112। समझ में आया? फिर से क्वेश्चन देखो अगर डाउट है तो। कह रहे कंसीडरिंग द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट, कितने बाइट का है 4 बाइट का। इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ फ्लोट इज 100, कह रहा है बेस एड्रेस अगर 100 है, देन द एड्रेस ऑफ फोर्थ सेल, टोटल सेल कितनी है 4, 1 2 3 4, कितने बाइट के बारे में बात हो रही है 4 बाइट के, तो पहला 100 है तो दूसरा क्या होगा 104 बाइट, फिर कितने का गैप होगा 4 का 108, फिर कितने का गैप होगा 112। तो इसका मतलब फोर्थ सेल का जो आपका एड्रेस होगा, जो साइज होगा वो कितना होगा, दैट इज 112। तो फ्लोट इज इक्वल टू 4 बाइट, बेस एड्रेस इज 100, द एड्रेस ऑफ द फोर्थ सेल इज व्हाट 112। अगर ये समझ में आ गया तो जरा ये करो नेक्स्ट। विकास कुमार बेटा तरीका बता दो, कर देंगे, है ना, नो इश्यू, आप तो आईटी के हैं, सॉल्यूशन दिया करो, है ना, यू आर दी आईटीशियंस, आप आईटी कैंडिडेट हैं, आप टेक्निकल कैंडिडेट हैं, आप सॉल्यूशन दें, वी विल इंप्लीमेंट। बहुत बढ़िया, गजब। तो आपने कहा सर यहां पर लिखा हुआ है कंसीडरिंग द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल एज 4 बाइट, फिर 4 बाइट का है। इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे इज 500, अगर बेस 500 है, देन द एड्रेस ऑफ थर्ड सेल, तीसरी सेल का एड्रेस क्या होगा। तो पहले सेल बना लो 1 2 3, 3 सेल बन जाएंगी। और अगर पहली का एड्रेस आपका क्या है 500 बाय डिफॉल्ट, तो दूसरे का क्या होगा 504 और तीसरे का क्या होगा 508। आंसर क्या आ गया 508। अगर 3 सेल आप बनाएंगे, पहले का एड्रेस आपका 500 गिवन है, तो दूसरे में कितना जोड़ेंगे 4, तीसरे में कितना जोड़ेंगे फिर से 4, तो 500 में 4 जोड़ा क्या हो गया 504, और फिर 4 जोड़ा तो क्या आ गया 508। यही तो है आंसर। बल्ले बल्ले, वेरी गुड। अगर ये भी समझ में आ गया तो ये लो, कंसीडरिंग द साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल एज 2 बाइट, मान लीजिए कि फ्लोट वेरिएबल का साइज कितना है 2 बाइट। इफ बेस एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ फ्लोट इज 300, अगर बेबी को बेस पसंद है ना, और एरे को भी क्या पसंद है बेस। कह रहा है यहां पर एरे ऑफ फ्लोट कितना है 300, देन द एड्रेस ऑफ फिफ्थ सेल इज, बताइए। सेल में एक कम कर दो, है ना, क्योंकि एक तो बेस के लिए हो गया, यानी फोर्थ, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 300 प्लस 8 क्या हो जाएगा 308। ओरल है या नहीं है? क्या बिना पेन और कॉपी के भी आपने कर लिया इसको? ये टैलेंट है आपका। ऐसी थोड़ी ना मेरिट ज्यादा जाती है, मेरिट ज्यादा इसीलिए जाती है ना, क्योंकि आप लोग टैलेंटेड हैं, दैट इज द रीजन। ठीक, समझ में आ गया। तो फ्लोट क्या है 2 बाइट, बेस एड्रेस क्या है 300, एड्रेस ऑफ फिफ्थ सेल क्या होगा 300 इज इक्वल टू बेस एड्रेस पहले सेल का, दूसरे का कितना जुड़ जाएगा 2 बाइट 302, तीसरे का कितना हो जाएगा 304, चौथे का कितना हो जाएगा 306, और पांचवे का कितना हो जाएगा 308। ठीक वेरी गुड रजनीकांत, है ना, जैसा नाम वैसे ही तुम्हारा काम। कहां से आते हो ऐसे थॉट्स लेकर? चलो, कंसीडर अ 2 डायमेंशनल कैरेक्टर अरे A 1:5, 2:7
assuming row major order of storage determine the address of element A2:3 if base address is 500. करो। विषय ने एक बार रिफ्रेश करो, वंस रिफ्रेश। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कंसीडर अ 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। 2D एरे, क्या ये 2D एरे है? हाँ, रोज और कॉलम्स हैं। Assuming row major order of storage determine the address of element A2:3 if base address is 500. अगेन यहां पर एक फॉर्मूला लगने वाला है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आंसर है इसका 508, लेकिन आया कैसे? हैव अ लुक। कह रहा है पहले रोज और कॉलम्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। रोज कितनी है? 1:5। कॉलम्स कितनी है? 2:7। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाद वाली माइनस पहले वाली +1, बाद वाली माइनस पहले वाली +1। तो x का मान क्या आ गया? मान लेते हैं रोज x है और कॉलम y है। मान लेते हैं रोज क्या है? x, कॉलम क्या है? y। तो x का मान 5 आ गया और y का मान क्या आ गया? 6। क्या यहां तक क्लियर है ना? ये तो पुराना वाला तरीका ही है। बाद वाला माइनस पहले वाला +1, बाद वाला माइनस पहले वाला +1। बल्ले बल्ले, आगे देखो। अब इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहां पर एक चीज और गिवन है, बेस एड्रेस। अगर बेस एड्रेस 500 है तो क्या करेंगे? और यहां पर एक चीज और भी गिवन है, एज्यूमिंग रो मेजर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ एलिमेंट 2:3। कह रहा है यहां पर एक एलिमेंट और भी है जिसमें रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, है ना? तो 2 जगह रोज और कॉलम्स दिए हुए हैं, एक वहां और एक यहां, और साथ में बेस एड्रेस भी दिया हुआ है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा? ए रोज कॉलम्स बराबर ए m इंटू एन। अब ये 2:3 क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है? m इंटू एन क्या है? इसको x और y भी लिख सकते हैं, m और n भी लिख सकते हैं। तो m की जगह पर 5 और n की जगह पर 6 पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा? बेस प्लस y m-1 प्लस n-1। सर इसका मतलब ये जो 2 और 3 है इसको m और n एज्यूम किया गया यहां पर। बिल्कुल सही। फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ? बेस प्लस y m-1 प्लस n-1। बेस कितना गिवन है? 500। y का मान कितना है? 6। x का मान कितना है? 5। m का मान कितना है? 2। n का मान कितना है? 3। वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला याद करना है, और वो फॉर्मूला क्या होगा? बेस प्लस y m-1 प्लस n-1। जहां पर आपने जो वैल्यू निकाली वो किसकी थी? x और y की, जो आपने फाइंड आउट करी। जो वैल्यू आपको गिवन है वो किसकी है? m और n की। अगर ये m है, ये n है, वो x है और वो y है, तो क्या इसकी मदद से ये फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं? यस या नो? बता दो। समझ में आया या नहीं? क्या वीडियो आज रुक रही है क्या? थोड़ी सी बीच बीच में पॉज हो रही है क्या? अच्छा, 1 सेकंड रुको जरा, लेट मी रिफ्रेश। अब देख लो, है ना? आप सही हो गई होगी, रिफ्रेश कर दिया एक बार। चलो, तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा कि कंसीडर अ 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे दिस एंड दिस एज्यूमिंग रो मेजर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट दिस इफ बेस एड्रेस इज 5। अगर हमें 2 एरे दिए होंगे जिसमें रोज और कॉलम्स होंगी, फिर एक एरे होगा जिसमें रोज और कॉलम्स होंगी,
और बेस एड्रेस भी दिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? बेस प्लस वाई एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन। जहां जो वैल्यू ऊपर दी हुई है जो हम लोग ने फाइंड आउट करी वो एक्स और वाई की वैल्यू है, और जो वैल्यू नीचे दी हुई है 2 और 3 ये एम और एन की वैल्यू है। बस वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। पुट दी वैल्यू एंड यू विल गेट दी रिजल्ट। ठीक, पुट दी वैल्यूज यू विल गेट दी रिजल्ट। चलो आगे बात करते हैं। अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन देखो। कंसीडर अ टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे A 3:9, 4:6. Assuming row major order of storage determine the address of element A 4:5 if base address is 100. बताओ कैसे करेंगे? तो आपने कहा सर यहां पर भी दो एरे गिवन है, पहले वाले केस में रेशियो में है, तो हम निकाल लेंगे इसका मान 9 - 3 + 1, 6 - 4 + 1। क्या ये एक्स और वाई का मान आ गया? यस या नो? वेरी गुड। अब इसके बाद जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास 4 और 5 और बेस कितना है 100। पुट दी वैल्यू, पुट करो। एक्स और वाई का मान आ गया क्या? 7 और 3। 9 - 3 + 1 7। वाई का मान आ चुका है 6 - 4 + 1 यानी 3। ये एक्स वाई की वैल्यू हो गई। एम और एन का जो मान गिवन है वो क्या है? 4 और 5। एम और एन इज 4:5। वैल्यूज पुट करो इसमें। बेस कितना गिवन है? 100 प्लस वाई एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन। बेस हो गया 100, वाई की जगह 3, एम की जगह में 4 - 1, एन की जगह पर 5 - 1 और आंसर आ गया दैट इज 113। बल्ले बल्ले। क्या सभी का आंसर आया? यस या नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। Most effective algorithm which finds the median of an unsorted n size array would take the time. कह रहा है ये बताओ ऐसी कौन सी एल्गोरिथम सबसे बेस्ट मानी जाएगी which find the median of unsorted n size array would take the time. n size array का मतलब क्या array का साइज कितना भी बड़ा हो सकता है? यस। मीडियन का मतलब बीच वाली वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एरे कैसा है? अनसॉर्टेड। क्या इसको सॉर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा? यस। हमें पहले इसको सॉर्टिंग करनी होगी प्रॉपर तरीके से। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी मानी जाएगी? ओ एन, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एन टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स्ट केस एफिशिएंसी ऑफ क्विक सॉर्ट over an array having n items can be improved by. कह रहे वर्स्ट केस एफिशिएंसी का मतलब सबसे बुरा सा बुरा केस क्या होगा? बुरे से बुरा केस। वर्स्ट केस का मतलब बुरे से बुरा केस ऑफ क्विक सॉर्ट। अगर हम क्विक सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं किस पे? एरे पर। ओवर एन एरे हैविंग n आइटम्स कैन बी इंप्रूव्ड, और आइटम्स कितने हैं? n। तो हम कैसे इसको अरेंज करेंगे? मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको एक्सेस करना होगा कुछ भी, तो कैसे एरे में एक्सेस करते हैं? सर स्टोर करना होगा तो सीक्वेंशियल करेंगे, और अगर एक्सेस करना होगा तो रैंडम वे में करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? स्टोर की बात कर रहा था कि एक्सेस की बात कर रहा था? देख लो, वर्स्ट केस एफिशिएंसी ऑफ क्विक सॉर्ट, सॉर्टिंग करनी है, यानी जो एलिमेंट स्टोर हैं उनको सॉर्ट करना है, एक्सेस करना है। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया? उनको निकालना है, और निकालेंगे कैसे? सीक्वेंशियल या रैंडम? सर रैंडम मैनर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? रैंडमाइजेशन, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। वेरी इजी। कह रहा है एरे कितनी खराब क्यों ना हो, वर्स्ट केस ही क्यों ना हो, इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं अगर सॉर्टिंग को बेहतर कर दिया जाए, उसमें से प्रॉपर चीजों को निकाला जाए एक एक करके, फिर उनको अरेंज किया जाए सीक्वेंशियल मैनर में, तो उसको प्रॉपर किया जा सकता है। समझ में आया या नहीं आया? हम कहते हैं मान लीजिए आपकी बुक्स लगी हुई हैं अलमीरा में, वो बहुत खराब मैनर में है, क्या आप उसको सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपने कहा सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे?
आप कहेंगे सर उसको निकालेंगे, एक एक करके बुक निकालेंगे। अगर बहुत ही खराब मैनर में है तो क्या सीक्वेंस वाइज आप निकाल सकते हैं? नहीं, आप कहीं से भी निकालेंगे, पहले से निकालेंगे, कुछ बाद से निकालेंगे, कुछ ऊपर से निकालेंगे, कुछ नीचे से निकालेंगे। पहले से ही खराब है तो कैसे निकालेंगे? रैंडम तरीके से। फिर उसको कैसे अरेंज करेंगे? सीक्वेंशियल। यही तो पूछ रहा था। वर्स्ट केस एफिशिएंसी ऑफ अ क्विक सॉर्ट ओवर एन एरे हैविंग n items can be improved by fetching the items in a random manner then arrange them sequentially। खत्म कहानी। ठीक, आगे बढ़ो। डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सर आपने बताया था कल के सेशन में अगर लिस्ट आएगा तो क्या होगा, याद है ना? धनिया पुदीना मिर्चे वाली लिस्ट। डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और टेबल की बात होगी तो क्या होगा? सर लिस्ट का मतलब वन डायमेंशनल और टेबल का मतलब टू डायमेंशनल। वेरी गुड, लगा दो आंसर। 1D एरे और 2D एरे। अगर मैट्रिक्स दिया होता तो भी 2D होता, अगर मैट्रिक्स दिया होता तो भी 2D होता, टेबल दिया है तो भी 2D होगा। यस, वेरी गुड। विच ऑफ दीज इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई ए टाइम ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन? कह रहे जब भी हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो क्या रिक्वायर्ड होता है, किसकी जरूरत होती है? जब भी हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे तो हमें रोज की रिक्वायरमेंट होगी, कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी, बोथ रो एंड कॉलम्स दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, एक से ज्यादा, या नन ऑफ दी मेंशन। क्या यहां पर 1D एरे की बात हो रही है? सर लिखा नहीं है। क्या यहां पर 2D एरे की बात हो रही है? सर लिखा नहीं है। क्या 3D एरे की बात हो रही है? नहीं सर, लिखा ही नहीं है। क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज इज नेसेसरी, किसके बिना काम नहीं चलेगा? किसके बिना काम नहीं चलेगा? सर रोज के बिना काम नहीं चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रो, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या सारा खेल पढ़ने का है? क्या सारा का सारा खेल क्वेश्चन को पढ़ के समझने का है? यस। अगर गलत पढ़ लिया तो आंसर गलत हो गया, और अगर सही एज्यूम कर लिया तो आंसर सही आ गया। समझ में आया? वेरी गुड। मैं इसी का तो इंतजार कर रहा हूं कि आप हमसे पूछें कि सर कॉलम क्यों नहीं हुआ। अगर यहां क्वेश्चन में दिया होता विच ऑफ दीज इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई, नेसेसरी ना दिया होता, विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड, किसकी जरूरत होती है ना? अगर ऐसा दिया होता तो हम रोज एंड कॉलम्स दोनों लिख देते, क्योंकि हमें जरूरत तो रोज एंड कॉलम्स की होती है। लेकिन एरे हमारे तीन तरीके के होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल, है ना? यही तो होते हैं तीन प्रकार के हमारे एरे। तो हम बेसिक नेसेसरी क्या है? क्या सिर्फ लिस्ट से एरे शो किया जा सकता है? सर किया जा सकता है। नेसेसरी का मतलब किसकी सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है? लिस्ट की। हो गया आंसर रोज। अगर मैक्सिमम पूछता कि मैक्सिमम किसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैक्सिमम में रोज भी होता, कॉलम्स भी होते, हाइट भी हो जाती, है ना? तीसरा डायमेंशन भी हो जाता। तो आंसर क्या हो जाता? 3D एरे। क्या ये बात समझ में आ गई? यस या नो? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एरे डेटा एक्सेस यूजिंग। कह रहा है एरे का जो डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसकी मदद से? ऑपरेटर, वेरिएबल, इंडेक्स, पॉइंटर, या मोर देन वन ऑफ दी अबव। ग्रेट। एरे में जो भी हम एक्सेस करते हैं क्या वो इंडेक्स वाइज करते हैं? यस। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? इंडेक्स। थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, जावा एरे कैन एलोकेट। अब जावा नाम सुन के डर मत जाइएगा। एरे कहें या जावा एरे कहें या C++ एरे कहें, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जावा एरे को आवंटित किया जा सकता है कैसे? डायनेमिक, स्टैटिक, बोथ 1 and 2, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज? बताइएगा। क्या एरे को हमेशा स्टैटिकली एलोकेट करते हैं पहली बार?
क्या फिक्स वैल्यू होती हैं एरेज में या अनलिमिटेड वैल्यूज होती हैं? पहले तो ये मालूम होना चाहिए। एरेज में जो वैल्यूज होती हैं क्या वो फिक्स होती हैं? अगर फिक्स होती हैं तो स्टैटिक, अगर अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं तो डायनेमिक। क्या चेंज हो सकती है वैल्यू समय समय पर? अगर इंडेक्स दिया है तो चेंज हो पाना पॉसिबल नहीं है भाई। अगर 0 प्लेस फिक्स है, 1 इंडेक्स फिक्स है, 2 इंडेक्स फिक्स है, 3 इंडेक्स फिक्स है, तो जो 0 पर आएगा वही वैल्यू होगी, जो 1 इंडेक्स पर आएगा उसकी वही वैल्यू होगी, जो 3 इंडेक्स पर आएगा उसकी वही वैल्यू होगी। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि 0 वाला एलिमेंट 5th वाले एलिमेंट की जगह चला जाए और 5th वाला एलिमेंट 0 वाले एलिमेंट की जगह पर चला जाए। क्या ये पॉसिबल है? जावा एरे कैन एलोकेट, जावा का जो एरे है या कोई भी एरे है वो डायनेमिकली एलोकेट करता है या स्टैटिकली एलोकेट करता है। साइज तो n नंबर का हो सकता है, साइज तो बड़ा छोटा हो सकता है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितना भी बड़ा एरे होगा क्या उसका इंडेक्स होगा? यस या नो, मुझे बता दो। क्या उसका इंडेक्स होगा ही होगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसका इंडेक्स ना हो? अगर इंडेक्स होगा तो इसका मतलब वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड, ये भी बता दो। अगर किसी बुक में इंडेक्सिंग है तो क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? और अगर वो लिमिटेड है तो क्या वो स्टैटिक है? आंसर मिल गया या नहीं मिला? मिल गया आंसर। वो लेंथ में कितना भी बड़ा हो सकता है ये तो श्योर है, वो डायनेमिक नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता। वो मेमोरी की पोजीशन तो फिक्स है ना, इसीलिए तो हम एरे का यूज कर रहे हैं। होमोजीनियस नेचर, क्या वो कहीं पर भी बैठ सकता है? नहीं, वो एक ही जगह बैठेगा। 5 लोग अगर होटल में गए हैं तो वो एक ही जगह तो बैठ रहे हैं भाई साहब, अलग अलग थोड़ी ना बैठ रहे हैं। अगर अलग अलग बैठते तो वो डायनेमिक हो जाते, वो एक ही जगह पर बैठ रहे हैं तो क्या है? स्टैटिक है। अरे भाई कॉमन सेंस जैसे भी पकड़ लो आंसर स्टैटिक ही होगा। चलो नेक्स्ट। Which of the following is used to declare, construct and initialize an array? बेसिक सा क्वेश्चन। एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं ये पूछ रहा है, बता दो। ये 4 ऑप्शंस हैं, 5 बिल्कुल सही। इंट एरे, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगी? डेटा टाइप से, इंटीजर, फिर एरे का नाम होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगेगा, इज इक्वल्स टू, फिर करली ब्रैकेट, फिर नाम 1 2 3 जो भी एरे का साइज है, जो भी उसके एलोकेशन है, तो 1 2 3 और सेमीकोलन, यानी 4th ऑप्शन इज द राइट वन, नो इश्यू। नेक्स्ट। विच फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एन एरे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे अगर हमें एरे के साइज को निकालना है या लेंथ का पता लगाना है तो किस फंक्शन का यूज करेंगे? बताइए। साइज ऑफ का, लेंथ का, लेन का, या साइज का, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको पुराने वाले वर्जन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है या नए वाले वर्जन के अकॉर्डिंग, है ना, ये 2 चीजें भी हैं, जरा ध्यान से समझिए। जो लेंथ ऑफ एरे है वो स्टार्टिंग में जो आया उसको हम साइज से डिनोट करते थे कि लेंथ का साइज ये है, लेकिन फिर साइज जो है वो गार्बेज वैल्यू लेने लगा। साइज को हमने किसके लिए फिक्स कर दिया? गार्बेज वैल्यू के लिए। और एरे के लिए हमने फिक्स कर दिया क्या? साइज ऑफ का। तो अब अगर लेंथ ऑफ द एरे पूछें और एरे की लेंथ कितनी है ये कैसे पता चलेगी? तो आंसर है विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ फंक्शन, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्या साइज फंक्शन हो सकता है? पहले होता था लेकिन अब गार्बेज वैल्यू के लिए। क्या लेन फंक्शन हो सकता है? हां, लेकिन लेंथ सिर्फ उस एरे की लेंथ को ही बताएगा, उसके एलिमेंट्स को नहीं बताएगा, ये भी है। अगर हमें सिर्फ लेंथ पता करनी होती तो हम लेंथ लगा देते, लेकिन अगर हमें उस फंक्शन के एलिमेंट्स को भी पता करना है, उसकी लेंथ भी पता करनी है, उसको डीबग भी करना है, तो दैट इज साइज ऑफ, जो कि इस समय यूज होता है और बहुत यूज होता है। जावा की बात करें, C++ की बात करें, और जितनी भी ऊप्स वाली लैंग्वेजेस हैं उन सब में अब किसका यूज होने लगा? साइज ऑफ का।
है ना। अगर आपने लेटेस्ट वर्जन्स की बुक्स पढ़ी हो तो वहां एक मेजर चेंज बताया गया है कि अगर हमें कई सारे एट्रीब्यूट्स का पता चलना है तो हम किसका यूज करेंगे, साइज का नहीं, साइज ऑफ का। सिर्फ एक एट्रीब्यूट का पता चलाना है तो साइज का भी यूज कर सकते हैं, लेंथ का भी यूज कर सकते हैं, गार्बेज वैल्यू को भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब जो आंसर सही मानेगा एग्जामिनर, वो लेंथ नहीं होगा, वो साइज नहीं होगा, वो लेंथ नहीं होगा, वो साइज ऑफ होगा। और इसीलिए यहीं पर मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाते। याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ जावा एरे। कोई बात नहीं सर, एरे हो, सी प्लस प्लस एरे हो, ऊप्स एरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आंसर सबका सेम होगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन, रैंडम एक्सेस, साइज नो लिमिट, बोथ वन एंड टू, या मोर देन वन ऑफ दी अबव। बताओ, क्वेश्चन को सही से पढ़ो। एडवांटेज क्या है? कोड ऑप्टिमाइजेशन, रैंडम एक्सेस, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एरे में हम एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। क्या कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है? जी हां, कोड भी बेहतर होगा और एक्सेस भी रैंडम होगा। क्या साइज की नो लिमिट है? लिमिट है, पहले ही बताया था कि साइज तो यहां पर फिक्स है। तो आंसर 1 भी सही और 2 भी सही, तो बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, इन जावा एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशंस। जावा में सरणी तत्व डैश मेमोरी स्थानों में संग्रहित होते हैं। रैंडम, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल एंड रैंडम, बाइनरी सर्च, या मोर देन वन ऑफ दी अबव। बताइए, हमेशा जब भी हम स्टोर करेंगे क्या वो सीक्वेंशियल फॉर्मेट में होगा? यस, यही तो पूछ रहा है। जब भी एक्सेस करेंगे क्या वो रैंडम होगा? यस, आ गया आंसर। नेक्स्ट, what will be the default value of array element if the array is type float? Again very very important question। कह रहा है अगर फ्लोट तरीके का एरे हो तो आंसर क्या होगा? फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यू। क्या कहीं पर डेसिमल वैल्यू गिवन है? यस, 0.0, दैट इज द करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं है ना, इसमें क्या ही सोचोगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डिफॉल्ट वैल्यू। फ्लोट के केस में अगर यहां पर फ्लोट ना देकर इंटीजर दिया होता तो 0 हो जाता, है ना, और क्योंकि फ्लोट दिया है तो किसमें होगा? डेसिमल में, तो 0.0 विल बी द राइट आंसर। नो। नेक्स्ट, टू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे नेम एरे यू वुड यूज। कह रहा है तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे बता दो। n-1 के तरीके से। यस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर थर्ड वाले को एक्सेस करना है तो एरे 2 होगा, फोर्थ वाले को करना होता तो एरे 3 हो जाता, फिफ्थ वाले को करना होता तो एरे 4 हो जाता, ठीक। n-1, वेरी गुड। नेक्स्ट, what will be the size of bytes of array int array 20 if an integer require 4 bytes of memory? बहुत आसान सा क्वेश्चन, बताओ। अगर 4 बाइट की मेमोरी है और इंट एरे 20 है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या 80 आंसर आएगा? बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। इनमें से 2D एरे को बेस्ट डिफाइन कौन कर रहा है? पता चल गया होगा देखते ही। सबसे पहले क्या आएगा सर? डेटा टाइप। डेटा टाइप किस में है? पहले, दूसरे और तीसरे में, यानी चौथा तो हटा दो और पांचवा भी हटा दो। पहला, दूसरे, तीसरे में कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? तीसरा वाला, क्योंकि फिर एरे का नाम आना चाहिए। फिर सेपरेटली इसको डिफाइन करते हुए रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि 2D की बात हो रही है तो 2 और 2 क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स। फिर करली ब्रैकेट में उसको डिफाइन करेंगे, यानी तीसरे वाले को क्या लॉक कर दिया जाए? यस, ऑप्शन 3 इज द वैलिड वन, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ एन एरे डिक्लेरेशन इंट एरे 5 इज इक्वल टू 1, 2, 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरे 3? अरे, क्या एरे 3 यहां पर पॉसिबल है? एरे 0 का मान 1 है, एरे 1 का मान 2 है, एरे 2 का मान 3 है,
एरे 3 तो है ही नहीं, एरे 3 तो है ही नहीं। अगर है नहीं तो गार्बेज आना चाहिए, गार्बेज तो दिया ही नहीं है। मैंने बताया था गार्बेज भी आ सकता है, जीरो भी आ सकती है ना। यहां कोई वैल्यू आएगी इस केस में, वैल्यू क्या होगी? जीरो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया? यस या नो? यही तो होगा। अगर वो वैल्यू है ही नहीं, है ना, तो या तो गार्बेज आ जाएगी या तो जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में जीरो भी है और गार्बेज भी है तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि यही फंसाते हैं एग्जामिनर आपको और आप फंस जाते हैं। या मोर देन वन है ना, हम मान लेते हैं क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है, तो हमने जीरो भी रख दिया, हमने गार्बेज भी रख दिया और मोर देन वन ऑफ द अबव भी रख दिया। अब बताओ क्या आएगा? अब जीरो आएगा, गार्बेज नहीं आएगा। गार्बेज आता नहीं है, गार्बेज बोल देते हैं। तो अगर जीरो ना दिखे तो गार्बेज बोलिएगा, अगर जीरो दिख जाए तो जीरो ही करेक्ट आंसर होगा, बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ जाओ। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी। इसी को बेस मानते हुए आंसर करते हैं दोस्तों, है ना। तो ये नहीं कि कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, वहां एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग दिया गया है। जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा ऐसा क्यों, है ना। अभी मेरी बात समझ लो। What will the value of array 2 be in the following code segment? int array 10, 20, 30, 40, 50। ये तो आसान है, 0 की जगह पर 10, 1 की जगह पे 20 और 2 की जगह पे 30। क्या यही होगा? यस, यानी थर्ड इज द राइट आंसर, है ना। ये तो आसान है, नो डाउट। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डबल डायमेंशनल एरे। फिर से कह रहा है इनमें से बताओ कि कौन सा 2D एरे का बेस्ट एग्जाम्पल है, बताइए। पहले क्या आएगा सर? डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, एरे, फिर 2D की बात हो रही है, डबल डायमेंशन की, रोज और कॉलम्स होने चाहिए, यानी 2 और 2, यानी सेकंड ऑप्शन इज द वैलिड वन, लगा दो करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, डैश आर सिंपली एन एरे ऑफ एरेज वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। बहुत बढ़िया, मिल गया आंसर। टेबुलर मिलते ही क्या आंसर मिल गया? यस सर, बात टेबल की हो रही है, रोज एंड कॉलम्स की हो रही है, 2D की हो रही है और फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, dash are the simplest form of multi-dimensional array where the data values are stored in multiple rows and columns. मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, बात तो रोज एंड कॉलम्स की हो रही है, फिर से आंसर क्या हो जाएगा? 2D। फंसाने की कोशिश है लेकिन आप फंसेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, है ना ही फंसेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, 2D एरे इनिशियलाइजेशन करेक्ट सिंटेक्स इज। फिर से एक सिंटेक्स बताइए, इनमें से दो दिए हुए हैं, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, बताओ। पहला, डेटा टाइप होना चाहिए, पहले दूसरे दोनों में है। फिर एरे का नाम होना चाहिए, बिल्कुल सही। फिर रोज और कॉलम्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही, दोनों ही तो सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, यानी बोथ ऑफ दीज इज द राइट आंसर। स्टार्टिंग वाला देख लिया करो, इनिशियलाइज तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट, रोज कॉलम्स रोज कॉलम्स रोज कॉलम्स रोज कॉलम्स रोज कॉलम्स रोज कॉलम्स, 6 आने चाहिए। चाहे हम उसको ब्रैकेट में रख दें या बिना ब्रैकेट के, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों के दोनों तरीके क्या हैं? सेम है। समझ में आया, है ना। इसी में तो फंसाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड विल क्रिएट अ 2D एरे ऑफ 6 रोज एंड 4 कॉलम्स। बताओ मुझे। कह रहे रोज कितनी है? 6, कॉलम्स कितने हैं? 4। 2D को आपको इंडिकेट करना है, इसका मतलब पहले रो आनी चाहिए फिर कॉलम, क्योंकि पहला वाला किसको इंडिकेट करता है? रोज को। पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा, सेकंड वाला हो जाएगा सही जवाब।
है ना, साफ साफ दिख रहा है। क्या किसी ने कोई और तो जवाब नहीं दिया? रुको जरा लाइट मारे। सभी ने सही। अरे वाह, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया। What will be the index variable be for the element in the first row at first column of the array? सर यहां तो दिया ही नहीं है, इंडेक्स दिया है, और इंडेक्स का मान हमेशा क्या होगा? क्या इंडेक्स का मान हमेशा 0 होता है? यस, और इंडेक्स का ही तो पूछ रहा है, यानी A0 0, रो भी 0 और कॉलम भी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट वन। इतने क्वेश्चंस करने के बाद क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना? अभी तक जो एरे को आप बहुत हल्के में लेते थे कि एरे तो बड़ा हल्का सा टॉपिक है, देखा कितने क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं? 56, अब तक 56। कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन कंफ्यूजन के बाद में समझ में आ गया होगा गलती कहां पर है ना, और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वन डायमेंशनल एरे इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज, 1D एरे को क्या कंसीडर करते हैं? लीनियर, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंशियल, बोथ 1 and 3 या मोर देन वन ऑफ दी अबव। 1D एरे को क्या लीनियर बोलते हैं? यस। क्या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? नहीं। क्या सीक्वेंशियल बोलते हैं? यस। तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। इसको लीनियर भी बोल सकते हैं, इसको सीक्वेंशियल भी बोल सकते हैं, इसको लिस्टिंग भी बोल सकते हैं, लिस्टिंग ऑफ द एरे, है ना, ये भी सही है। तो बोथ 1 and 3 इज द राइट आंसर। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, हाउ कैन वी एक्सेस द फिफ्थ एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे? क्या एरे में पांचवा एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, कैसे करेंगे बता दो। बिल्कुल सही, यानी हमें फोर्थ वाले को इंडिकेट करना होगा, 0 से स्टार्ट होगा n-1, फोर्थ वाले को करेंगे तो एरे 4 है, सेमीकोलन। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, हेंस द फिफ्थ एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट द फोर्थ लोकेशन ऑफ द एरे, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्लॉट A3 10.2, 33.4, 44.4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? इनिशियलाइजेशन का, डिक्लेयर का, इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शन, इनिशियलाइजेशन एरे, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? एरे को इनिशियलाइज किया गया ना, पहले 3 लिखा गया है और फिर 3 को इनिशियलाइज किया गया है, तो आंसर क्या होगा? इनिशियलाइजेशन एंड एरे इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट, डैश आर एन एरे ऑफ 2D एरे। कह रहा है 2D एरे का एरे क्या है? जैसे ही पहले ऐसे ही क्वेश्चन था, एरे ऑफ एरे था, तो आपने 2D एरे लगा दिया था। अब 2D एरे गिवन है तो 3D एरे लगा दीजिए, है ना। 3D एरे आर एन एरे ऑफ 2D एरे। क्या 3D एरे में 2D एरे होगा ही होगा? बिल्कुल होगा। रोज और कॉलम्स तो होंगी होंगी, और इसके अलावा कोई और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। यस, वेरी गुड। तो सेकंड इज द राइट वन। Next, a 3D array first 2 are just like a matrix, but the third dimensional represent। कह रहे 3D array में पहले 2 तो मैट्रिक्स हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स हैं, और तीसरा वाला जो है वो क्या है? रोज नहीं, कॉलम्स नहीं, पेजेस और शीट्स। यस, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। बोलो, ये हाइट भी हो सकता है, ये विड्थ भी हो सकता है, तीसरा पेजेस भी हो सकता है, शीट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कहने का मतलब क्या है कि इट विल बी द एनी ऑफ द एट्रीब्यूट। पेजेस और शीट्स बचा, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 3D इंटीजर एरे इंट एरे 458 कैन स्टोर अ टोटल ऑफ डैश एलिमेंट। बताइए, कह रहे 3D एरे है, 4, 5 और 8, रोज, कॉलम्स, हाइट कह लीजिए, विड्थ कह लीजिए, पेजेस कह लीजिए, शीट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, टोटल कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा? वेरी गुड। 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 160, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। 1D एरे क्या है? लिस्ट के फॉर्मेट में रोज और
सिर्फ रोज के फॉर्मेट में। 2D एरे क्या है, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में। और 3D एरे क्या है, रोज कॉलम्स पेजेस हाइट विथ शीट, कुछ भी कह लीजिए, है ना, पासा कह लीजिए, इसको क्यूब कह लीजिए। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स इज कॉल्ड इट्स, सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, कह रहा है कोई इंडेक्स है, उसका जो पहला वाला होगा एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, रेंज, एक्सट्रैक्शन या नन ऑफ दीज। क्या ये आपने पढ़ा हुआ है? नहीं, अभी पढ़ाया तो नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा लोअर बाउंड ही होगा। सर लोअर बाउंड का मतलब अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दो, द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स इज कॉल्ड, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, अपर बाउंड होगा, है ना, दैट इज कॉल्ड द अपर बाउंड एलिमेंट। वेरी गुड, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या एग्जाम्पल की मदद से समझ में आएगा और ज्यादा बेहतर? यस सर, आइए अब समझो। कह रहा है मान लीजिए लोअर बाउंड ऑफ एन एरे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे, जो सबसे छोटा है, छोटे का मतलब जिसका इंडेक्स 0 है, और 2 6 7 0 15 अगर ये एरे है, तो ये 0 इंडेक्स पर कौन होगा, सर 2 होगा, पहला वाला। तो इसमें 2 इज द लोअर बाउंड एलिमेंट जिसका इंडेक्स क्या है, 0। क्या ये बात समझ में आई, यस या नो? लोअर बाउंड का मतलब ये नहीं होता कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे कम इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, दैट इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड। समझ में आया, यस या नो? तो सबसे छोटा इंडेक्स क्या होगा, 0। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड? यस, यही तो डेफिनेशन गिवन है। और पीछे हम लोग ने जो आंसर लगाया वो क्या लगाया, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स, सिर्फ एरे की बात हो रही थी क्या? नहीं। क्या एरे के इंडेक्स की बात हो रही थी? यस। और एरे का इंडेक्स सबसे छोटा क्या होगा, 0, लोअर बाउंड। अब यहां पर क्या बात हो रही है, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे इंडेक्स, यानी आखिरी एलिमेंट जो होगा, क्या उसकी बात हो रही है? यस, दैट इज द अपर बाउंड। समझ में आया? ये देखो, अपर बाउंड ऑफ एन एरे क्या होगा, लास्ट इंडेक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे, किसी सरणी का अंतिम सूचकांक तत्व ही अपर बाउंड एरे कहलाएगा। एरे 2 6 7 0 15, इसमें आपका अपर बाउंड क्या हो गया, 15, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना, जिसका इंडेक्स नंबर क्या है, 4। अब समझ में आया बढ़िया तरीके से? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? अभी तक हो सकता है आप ये कंफ्यूज कर रहे हो कि लोअर का मतलब सबसे कम वाली वैल्यू और अपर का मतलब हाई वाली वैल्यू, लेकिन अब आप ये समझ गए कि लोअर का मतलब लोअर इंडेक्स से है और अपर का मतलब अपर इंडेक्स से है। तो लोअर इंडेक्स क्या है, 2, पहली वाली वैल्यू, और अपर इंडेक्स क्या है, आखिरी वाली वैल्यू, दैट इज 15। समझ में आया? ठीक, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, है ना, आज के लिए इतना ही। कल आगे प्रोसीड करते हैं, पुराना वाला रिवाइज करते जाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।